today is our last class. You know that. Mm, there were some remaining topics: fascism, and federation and confederation. ठीक है, एक fascism पढ़ेंगे. पहले मैं आपको fascism, ये it's very important. हर एग्जाम में, हर सीएसएस के पेपर में ये fascism भी कभी शॉर्ट नोट में, कभी लॉन्ग नोट में ये क्वेश्चन भी आ जाता है. और उसके बाद फिर मैं आपको फेडरेशन भी समझाता हूँ, थोड़ा कन्फेडरेशन का बता देता हूँ, फिर उसके बाद अलविदा कहते हैं एक दूसरे. सो लेट्स स्टार्ट fascism. आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट पार्ट ये होता है कि व्हाट इज fascism. पहला तो ये होता है, पहला कलमा ये होता है कि व्हाट इज fascism. दूसरा जो पार्ट होता है क्वेश्चन का, कभी वो आपसे पूछते हैं कि इज इट अ क्रिएशन ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी. ये अर्ली 20th सेंचुरी का क्रिएशन है या अर्ली 20th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, पैदा किया गया था, इट वाज क्रिएटेड. या कभी कभी आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन इट विद द रेफरेंस ऑफ इटली एंड जर्मनी. ठीक है, तो अब आवाज तो क्लियर है ना? आवाज क्लियर नहीं है? अच्छा, क्लियर है. तो वो जो जो दूसरा पार्ट है ना, वो जिस तरह भी अगर आपसे पूछते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी का क्रिएशन है या एक्सप्लेन इट विद द रेफरेंस ऑफ इटली एंड जर्मनी, बोथ मीन सेम थिंग. दोनों का एक ही मतलब है. ठीक है, वही चीज आपसे. मैं तो फुल स्पीड दे रहा हूँ फातिमा. थोड़ा सा आपने जो हेडफोन है या क्या है, लैपटॉप है या मोबाइल है, उसका वॉल्यूम भी चेक कर. अब व्हाट इज fascism? First you have to define. Pick up your pen and your paper, write it down. The consolidation of political and economic power. The consolidation of political power for superiority of one race. For superiority of one race under a single political party and single political leader is called fascism. The consolidation of political and economic power for superiority of one race under a single political party and single political leader is called fascism. ये वो किताबी definition है. अब fascism एक ideology है and it's a kind of dictatorship. Dictatorship has many kinds. Fascism is one of them. But it is the worst kind of dictatorship. फाशिज्म को हम एक दूसरे नाम से भी वो करते हैं, टोटलिटेरियनिज्म. डिक्टेटरशिप की अकसाम है. एक होता है ना अथॉरिटेरियनिज्म, जिस तरह मुशर्रफ या स्टालिन कह लो,
या जो इवन चाइना को भी मत कहो, इसको कहते हैं ना अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप। अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप क्या करता है, वो आपको दो एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दे आर कंट्रोलिंग यू। और एक होता है टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। टोटलिटेरियन देखो नाम से जाहिर है ना, टोटली कंट्रोल करता है आपको, इकोनॉमिकली, आपको पॉलिटिकली, आपको रिलीजियसली, आपको सोशली, इवन आपने कपड़े किस तरह पहने ये आपको किससे नफरत करनी है, किससे मोहब्बत करनी है, ये आपको बताएं। टोटली। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप लाइक इन नॉर्थ कोरिया। असद खटक अगर सही एग्जांपल आप देख रहे, किम जंग उन। जो अब आपको ये तो अंदाजा हो गया ना कि ये थोड़ी डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप की वर्स्ट काइंड है, इट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी एक चीज पे चलती है, इक्वेलिटी। डेमोक्रेसी का सिनोनिम क्या है, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन फाशिज्म में क्या होता है, रूल ऑफ एलीट, नॉट इक्वेलिटी। हर किसी को पता है कि रूल क्या होता है, हर किसी को वोट का पता है या किसको पता है, सिर्फ एलीट रूल करेंगे जिनको पता है। पहले मैं खत्म तो करूं ना, फिर आपको बहुत सारे नजर आएंगे ना। लेट मी फिनिश। वुड यू लेट मी फिनिश प्लीज? अच्छा, फिर उसके बाद देखो ये जो कि चूंकि ये डिक्टेटरशिप है, तो डिक्टेटरशिप का तो क्वाइट जो अपोजिट सिस्टम है डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को ये लोग क्या कहते हैं, टॉक शॉप। टॉक शॉप, बातों की दुकान। डेमोक्रेसी इज बातों की दुकान, एंड दे बिलीव इन एक्शंस नॉट इन टॉक्स। फिर फाशिज्म में देखो हमने पढ़ा वन रेस फॉर सुपीरियरिटी ऑफ वन रेस। इसमें इतना इतनी हद तक नेशनलिज्म होता है, इतनी हद तक, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, मैग्निफिसेंट पास्ट, ये इतना उसमें खो जाते हैं कि उस नेशनलिज्म को हम कहते हैं ना जिंगोइज्म, शवनिज्म। बहुत हद तक अपने कौम से प्यार। और जब आप अपने कौम से बहुत हद तक प्यार करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यू हेट अदर नेशन। ऑटोमेटिकली आपको दूसरों कौमों से नफरत हो जाती है। तो फशिज्म आपको किस तरफ लीड करता है, टूवर्ड रेसिज्म। हमेशा जहां पे फशिज्म होता है ना, वहां पे रेसिज्म भी शुरू होता है। अब देखो, अब आपका जहन में आ रहा होगा कि ये तो मोदी भी है। फिर ये देखो डिफिनेशन में हमने पढ़ा कि अंडर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एंड सिंगल पॉलिटिकल लीडर। इसका क्या मतलब, फाशिज्म फाशिज्म फाशिस्ट लीडर डजंट बिलीव इन अपोजिशन। ये अपोजिशन पे बिलीव ही नहीं करते कि कोई उसका अपोज ही नहीं कर सकता। इसके सामने आप सर उठाएंगे ना, ये आपके सर को तोड़ दे। हमारे दोस्तों में कोई दोस्त होता है ना, वहां पे इतने जुकत मार रहे होते हैं, फिर आप उधर से एक बात करते हो, वो फौरन नाराज हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा फाशिस्ट है, क्षमा करो इसको, क्योंकि उसका अपोजिशन पसंद नहीं होती। फाशिस्ट को अपोजिशन बिल्कुल पसंद नहीं होती। अब देखो तीसरा बंदा भी इस डिफिनेशन में आ गया, इमरान खान। आज उस पर बात करो, कल नेप का केस खुल जाता है। तो ये डिफिनेशन में तो ये भी आ रहा है।
तो मैं वो कह रहा वेट करो ना, बहुत सारे फाशिस्ट आपको आएंगे। ये इस डिफिनेशन में तो ये भी पूरा उतर रहा है। तो फाशिज्म, नो अपोजिशन, वन पार्टी। एंड जो हमने वो अंडर अ सिंगल पॉलिटिकल लीडर, अब यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो वो होते हैं, इस पे पूरा पूरा उतर। फाशिज्म में लीडर की वर्शिप होती है, वर्शिप। हिटलर, मोसोलिनी, स्टालिन, किम जोंग उन, अब ये वाले उतरते इस डिफिनेशन पे। और ये जो तालिबान तालिबान साहिबान थे ना, इसमें भी ये चीज पाई जाती। वहां पे भी हमने बड़ा क्लोजली उसको देखा है। अमीर ने ऑर्डर किया ना, फिर जमीन आसमान एक हो जाए ना, वो ऑर्डर पूरा होना है। तालिबान क्या कहते हैं, अमीर ने अमर किया है, अब अमर तो खुदा कर। अब ये जो तालिबान है ना, ऐसे वैसे धमाके तो नहीं कर रहे थे, ये आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। उसमें ये चीज आइडियोलॉजी, ये वाली आइडियोलॉजी उधर भी फॉलो। एक और जो आइडियोलॉजी है एनार्किज्म, वो भी उधर फॉलो होती है, तालिबान फॉलो करते थे। एनार्किज्म का सबसे बड़ा जहां पे आपने फैलना है, जहां पे आपने एनार्किज्म फैलाना है, तो पहले आप क्या करो, उस इलाके के होशियार लोगों को मार दो, उस इलाके के इंटेलिजेंसिया को मार दो। और ये जब वजीरिस्तान में फैल रहे थे ना इधर, तो पहले उन्होंने मलक खान, मशरान, जो भी लीडर थे ना, उनको जबा किया, मार दिया, ताकि ये दीवार खड़ा कर सकते। अब ये जो चीज थी ना, वो एनार्किज्म से अडॉप्ट करते थे, ऐसे वैसे धमाके नहीं करते थे, तरह तरह के आइडियोलॉजीज वो फॉलो करते। बात मेरी समझ आ रही है? हम फाशिज्म पे बात करें, लेकिन बात से बात निकल जाती है, तो वो भी मैं आपको समझा। अभी देखो फाशिज्म क्या है, डिक्टेटर है, वर्स्ट काइंड ऑफ डिक्टेटर है, टोटली आपको कंट्रोल करता है, डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करता, इक्वलिटी इसमें नहीं होता, रोल ऑफ एलीट होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें रेसिज्म होता है, क्योंकि अपने नेशन को इतना प्यार और इतना डिल्यूजन के साथ फॉलो कर रहे होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, वन पार्टी वन लीडर, लीडर की वर्शिप होती है। फिर इसमें क्या होता है, ये हमेशा एक्सपेंशनिज्म करते हैं। फाशिज्म क्या करता है, एक्सपेंशनिज्म करता है। एक्सपेंशनिज्म मीन्स वॉर। ये अपने फॉरेन पॉलिसी को एज ए वॉर परसू करते हैं। जहां पे फाशिस्ट आ जाता है ना, उधर फिर पीस को बड़ा खतरा होता है। कोई जरूरत नहीं है उसामा, वैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन इन योर पेपर। व्हाट इज फाशिज्म? दिस इज फाशिज्म। जो आपका एक पॉइंट पूछे ना कि व्हाट इज फाशिज्म, दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस काइंड ऑफ स्टेट इज फाशिस्ट स्टेट, फाशिस्ट गवर्नमेंट। अब जो दूसरा पार्ट है कि इज इट अ क्रिएशन ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, या आपसे पूछते ना कि एक्सप्लेन इट विद द रेफरेंस ऑफ इटली एंड जर्मनी, हाउ टू आंसर दैट पार्ट? यू नो, अर्ली 20th सेंचुरी में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स। यस, यस, चाइना में तो अभी टोटली, सिर्फ ये नहीं कि इकोनॉमिकली या सोशली भी कंट्रोल करने लगे ना। चाइना में आपको पता है, अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकते आप, अपना नाम ही मोहम्मद नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है कि टोटली कंट्रोल पे वो तो आ गए, रिलीजियसली भी कर, इंडोक्ट्रिनेट कर रहे। थोड़ी, क्योंकि उसने थोड़ी बात की थी ना, राना, उसने थोड़ी बात की थी, अब गवर्नमेंट के बारे में कुछ बात कही थी। 2 महीने तो बिल्कुल मीडिया से उसको गायब कर दिया, जिस तरह हम करते हैं। अब ये बात तो हमें भी है। आज कोई बात करता है, कल जो है ना वो हम्म, नेब उसके पीछे पड़ जाती।
तो ये फाशिज्म है। उसके बाद देखो, अब पूरी जो फाशिज्म है ना, जो पूरी अप्लाई होती है, वो तो जर्मनी और इटली पे अप्लाई होती थी। मुसोलिनी और हिटलर पे अप्लाई होती। लेकिन अब कोई ये कर रहा है कि कोई 50% उसको फॉलो कर रहा है, कोई 60% फॉलो कर रहा है, कोई 40% फॉलो कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। बात समझ आ रही ना? और अगर अगर अभी 100% देखना है तो 100% मैंने आपको बंदा बता दिया कि किम जोंग उन है। वो फिर 100% फाशिस्ट है। अब पाकिस्तान में एक चीज फॉलो हो रही, दूसरी तो नहीं हो रही। इंडिया में एक चीज फॉलो हो रही, दूसरी तो नहीं हो रही। तो लोग चूज भी तो करते हैं ना। ये तो नहीं कि 100% उस चीज को उठा के फॉलो कर। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये वाला पार्ट करना है कि इटली एंड जर्मनी, तो देखो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में टू ग्रुप्स लड़ रहे होते हैं। टू ग्रुप्स होते हैं स्टेट्स के। एक ग्रुप में क्या है, ब्रिटेन है, और जर्मनी, सॉरी, फ्रांस, फ्रांस और रशिया। आखिर में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस ग्रुप को अमेरिका भी ज्वाइन करता है, इटली भी ज्वाइन करता है इस ग्रुप को। लेकिन इसकी जो मेन प्लेयर थे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ये दीज वर थ्री मेन प्लेयर ऑफ, इसको बोलते हैं ना अंटॉन्ट। एक ये ग्रुप था, और दूसरे ग्रुप में क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगोरियन एम्पायर था, और उसके बाद इटली पहले इसके साथ थी, बाद में फिर उधर चली गई दूसरे ग्रुप में। और जब इटली चली गई तो इसको किसने ज्वाइन किया, ऑटोमन एम्पायर ने। तो एक ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगोरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, और ये दूसरे ग्रुप में ये थे। लेकिन इटली के साथ वादे किए गए कि मतलब जब हम जीत जाएंगे तो आपके साथ वो कॉलोनी शेयर करेंगे, वो कॉलोनी शेयर करेंगे, हमारे साथ बस मिल जाओ। और इटली उनके साथ मिल गई, जर्मनी का अगेंस्ट लड़ी आखिर में, और वो लोग जीत गए। ये ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया और अमेरिका ने उसको 1917 में ज्वाइन किया, ये जीत गए। जब जीत गए तो इटली के साथ तो वादे किए गए थे। अब इटली जा रही है अपना हिस्सा मांगने, और जब हिस्सा मांगा गया इटली ने, क्योंकि उसका हक बनता था, रिटर्न में उनको कहा गया था कि मतलब वी विल हेल्प यू। लेकिन अब तो देखो जंग जीते गए हैं वो तो, फ्रांस और ब्रिटेन तो जंग। देखो हमने एक अभिनंदन को गिराया था ना, फूले नहीं समा रहे थे, इतने उपदक रहे थे हम। ये तो जंग अजीम जीती थी। जंग जीतने का एक नशा होता है, वो आपको मगरूर बनाता है, फिर आपको चीजें समझ नहीं आती। अब जब इटली जा रही है और अपना हिस्सा मांग रही है, तो वो उसको कहेगा कौन सा हिस्सा, यार जो तूने कहा था, किसने कहा था, जाओ अपना काम करो। हमें 1914 में जब ये वार शुरू हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो हमने बड़ा शोर किया कि ये तो खिलाफत का अगेंस्ट है और ये है, और उन्होंने कहा कि हम तुर्की को कुछ नहीं कहेंगे, ये हमें लिख के दिया। लेकिन जैसे ही जंग परवान चढ़ गया, ये टर्की को तो इस्तांबुल पे भी कब्जा हो गया, इसमें भी ग्रीस के फोर्सेस आए थे, मैं आपको बता चुका। बाकी टर्की को तो छोड़ो, उसको तो तकसीम किया ऑटोमन एम्पायर को। इवन इस पे भी कब्जा हो गया। और हमारे इंडिया से लोग गए, अली ब्रदर्स लंदन चले गए, और उधर उनको बता रहे कि तूने क्या कहा था, आपने तो कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये क्या हो रहा है, तुम कौन हो, अली हूँ, ये कौन है, शौकत भाई है। मतलब हम इंडिया से आए, हम ये पैगाम लेने आए कि आपने तो कहा था कि कुछ नहीं हो। गेट लॉस्ट। रिप्लाई क्या मिला,
गेट लॉस्ट। अच्छा, फिर हम भी आपको बताएंगे। और वो उन्होंने यहाँ पे आके खिलाफत मूवमेंट शुरू की, आप आके पैर में पड़ते हो। हमारे साथ भी धोखा हुआ, और शौकत भी था उसके साथ, जफर के साथ शौकत भी था। अब जब इटली के साथ ये किया गया ना, ये वादा खिलाफी, तो इटली में तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, ये जो आपका दिल टूट जाता है, फिर क्राइसिस आ गए, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस। इधर 1917 में रशिया में तो इनकलाब आ चुका था, लेनिन रिवॉल्यूशन लेकर आ गया था। इधर ईस्टर्न यूरोप से इटली वाज engulfed by lot of crisis। और ये बात आप जहन में याद रखें ना, कि जहां पे क्राइसिस होता है ना, fascism is always a product of crisis, dictatorship is always a product of crisis। और जितने बड़े ये क्राइसिस होंगे ना, उतना बड़ा डिक्टेटर आएगा। तो ये एक बंदा है, मुसोलिनी उसका नाम है, वो एक पार्टी बनाता है, फाशिस्ट पार्टी, इटली में। और वो, उसकी जो पार्टी है, इलेक्शन में एक दफा हिस्सा लेता है, 3% वोट पड़ा उसको। दूसरी दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया, 7% वोट, पूरी इटली से। तीसरी दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया, 13% वोट। उनको तो पावर चाहिए थे, तो उसने क्या किया, कैपिटल में धरना दे दी। उसको हम कहते हैं ना, मार्च ऑन रोम। डंडे उठा के रोम के ऊपर मार्च किया, जबरदस्त थी। और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था, जो लीगल गवर्नमेंट था, उसको डंडे के जोर पे भगा दिया, और खुद वहां पे बैठ गया ड्यूस बन के। उसका नाम था ड्यूस। और उसके बाद ये वाली हुकूमत शुरू की, जो मैं अभी आपको पहले समझा चुका, ये वाली आइडियोलॉजी शुरू की उसने। दूसरा, ये ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स में जो इटली के साथ ज्यादती हो गई, सॉरी, जो ज्यादतियां हुई, ये ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार इस पे खत्म हुआ है, इस ट्रिटी पे 1919 में हो गई। ये मुआहिदा हुआ था 1919 में, इसमें इटली के साथ ज्यादा, इटली के बाद ज्यादतियां तो जर्मनी के साथ हुई थी इस ट्रिटी। देखो, ट्रिटी तो ये होता है ना, कि मैं भी राजी, आप भी राजी, और हम एक बात पे राजी हो गए, और मैंने साइन कर दिया। लेकिन अगर आपने मेरे सर पे बंदूक रखा है, और आप मुझसे जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं, तो ये तो डिक्टेशन हो गई ना, ये तो ट्रिटी नहीं हुई। और जर्मनी के साथ तो ये हो गया इस ट्रिटी में, कि लिखो के जंग का, इस पे साइन करो कि जंग का सारा खर्चा तू उठाएगी जर्मनी। ठीक है, मैं उठाऊं। लिखो के यू आर डिफीटेड, साइन करो। माथे पे लिख दिया, जर्मनी के माथे पे, कि शी इज डिफीटेड। लिखो के आपका कोई फोर्स नहीं हो, आप कोई आर्मी नहीं बनाएंगे, ये साइन करो। साइन करो कि आपके जो कॉलोनीज है ना, वो हम आपस में बांटेंगे, आपका कोई कॉलोनी नहीं है। शी वॉज डिफीटेड। और उनसे ये जबरदस्ती साइन करवा दिए गए ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स में 1919 में। अभी इनको ये नहीं पता था कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ फोर्स है, कि एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन। आप इतनी ज्यादतियां करेंगे, इतना जलील करेंगे, इतना रुसवा करेंगे पूरी दुनिया के सामने, तो वहां इस चीज ने हिटलर को क्रिएट किया, इस चीज ने मुसोलिनी को क्रिएट किया। और हिटलर इस चीज को एक्सप्लॉइट करता था। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, जर्मन को डिवाइड किया गया, आर्यंस को डिवाइड किया गया, एंड दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, एंड आई हैव थ्रोन इट इनटू डस्टबिन। ये जो ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स है, हिटलर ने जब बना तो उन्होंने कहा कि ये तो पीस ऑफ पेपर था, बस डस्टबिन में मैंने फेंक। अब उस चीज को देखो, जब
लोग बहुत ज्यादा जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, तो वो तो अंधे हो जाते हैं, वो तो किसी को भी फॉलो करना शुरू करते हैं। और हिटलर ने उस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, और सारे लोगों ने उनको, मतलब हिटलर वाज वर्शिप्ड बाय जर्मन्स एट दैट टाइम, मुसोलिनी वाज वर्शिप्ड बाय हिज ओन फोर्सेस। और इन दोनों ने फिर मिलके ना ये वाला निजाम चलाना शुरू किया। अब वहां पे रेसिज्म था ना। रेसिज्म क्यों था? क्योंकि एक कह रहा है कि रोमन्स, रोमन सुपीरियरिटी, रोमन्स मैग्निफिसेंट पास्ट। दूसरा कह रहा है कि आर्यंस, जर्मन जो है ना वो आर्यंस। और इन दोनों ने मिलके दुनिया को कहां लीड किया? टुवर्ड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समझौता, जो कि समझौता था नहीं, डिक्टेशन थी, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर इम्पोज कर दी, और अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर। और ये इस तरह की हुकूमत थी, इसमें रेशियल सुपीरियरिटी, ये रेसिज्म ने उसको फॉलो किया है, मतलब उधर लीड किया है। आर्यन आर्यन उधर कह रहे हैं कि रोमन्स, रोमन उधर, फिर उन्होंने भी कह रहे हैं कि नहीं ब्रिटन्स, नहीं फ्रेंच। इतनी नफरत थी ना ये नेशन की बुनियाद पे इस एरा में, कि जब सेकेंड वार शुरू हो जाता है तो इतना गुस्सा है ना लोगों में कि ये सेलिब्रेट करते हैं, पार्टियां करते हैं कि सबक सिखाएंगे। इनको तो पता ही नहीं था कि ये किधर जाएगा। ये तो उनको पता नहीं था कि ये तो पूरे यूरोप को हड़प करेगा। 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक ये हमारे पास एस्टिमेट है, इतने लोग मरे हैं इसमें। देखो जंग जंग जब भी जंग की बात होती है ना, डू नॉट सपोर्ट, यू डोंट नो व्हाट इज वॉर। पाकिस्तान ने तो 65 की लड़ाई देखी है, 71 की लड़ाई देखी है, 99 की लड़ाई, ये तो बॉर्डर वार थे। कारगिल वार, ये तो बॉर्डर पे उधर कश्मीर में उधर लड़ा गया, हमने तो नहीं देखा। 71 वार, वो तो हजारों मील आपसे दूर था। 65 वार, 65 वार में थोड़े लाहौर नेर तक आए थे इंडियन फोर्सेस, क्योंकि वो लाहौर में नाश्ता करना चाहते थे। और अगर उनको पता होता कि लाहौरी नाश्ते में खाते क्या है निहारी में, तो वो कभी नाश्ते का जिक्र ना कर दे और 65 की लड़ाई ना होती। सॉरी, ये मैं थोड़ा जोक मार रहा हूँ, लेकिन सॉरी। हाँ, उनको पता होता कि लाहौरी क्या खाते हैं नाश्ते में, तो ये कभी नाश्ते की जिद कर। हाँ, इधर लाहौर वाले तो नहीं बैठे। अच्छा। ठीक है। नहीं, फ्रॉक तो शवरमा में यूज होता है ना, नाश्ते में कोई शवरमा तो नहीं खाता, निहारी खाता है। और निहारी में तो सरजायद के साथ कभी क्लासेस लिए? सरजायद आईआर वाला, जानते तो होंगे ना, नोवा का फैकल्टी मेंबर। वो उस दिन हम लाहौर गए थे, तो वो होटल वाला आ गया, तो वो हमें बता रहा था कि ये है, ये है, ये है। उसने वो जो होटल वाला पूरा लिस्ट बता देता है ना, जब उन्होंने वो खत्म किया तो सरजायद उनको कहता है कि गधा नहीं है, हम तो गधा कहाँ है। मतलब इतनी मुझे हंसी आई ना जिस अंदाज में उन्होंने बोला। तो देखो, ये जो बात मैं आपको समझा रहा था कि इट वाज, अब आपको समझ आ रहा है ना कि फाशिज्म वाज क्रिएटेड, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये आपसे पूछते ना कि हाउ इट वाज क्रिएटेड। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में नहीं, मजाक कर रहा था ना वो इर्तिका, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही, 1 घंटे तक मैं हंसता रहा। और वो खुद भी, वो होटल वाले जो थे ना, वो भी हंसते रहे जब उन्होंने कहा कि गधा नहीं है, हम तो गधा खाने आए। तो जो मैं आपको बात बता रहा था ना कि जब जंग होती है ना, जंग की बातें होती है ना, तो उस वेगन पे ना छलांग लगा। जंगें हमने देखी ही नहीं है कि जंग क्या होती है। यूरोप ने जंग यूरोप ने जंग देख लिया ना,
अब देखो उसके फौरन बाद वो किस में आ गए, यूरोपियन यूनियन। कभी एक दूसरे से वार, उन्होंने वार देख लिया कि वार क्या होता है। यूरोप की तो पूरी पॉपुलेशन, जो जवान लड़के लड़कियां सब मर गए थे, बुढ़े और बच्चे बाकी थे। इन्होंने तो वार को सही देख लिया कि वार क्या होता है। हमने नहीं देखा है, और कभी वार को, मतलब हमारे गांव में लोग होते हैं ना, ये दांतों में वो भी मार रहे होते हैं, वो जो टूथपेक होता है, लेकिन अपना उसका जो टूथपेक होता है, ये नहीं कि जो सही वाला टूथपेक होता है, वो भी मार रहे होते हैं। जब इंडिया की बात होती है ना, तो वो यहाँ पे ये बातें करते हैं कि यार वो जो एटम बम बनाया है तो फेंकते क्यों नहीं है, जंग लग जाए। नहीं, इनको पता ही नहीं है कि एटम बम क्या होता है, और वो इंडिया के पास नहीं है। हमसे तो दुगने उनके पास, वो नहीं फेंकेंगे। समझ आ रहे? तो ये इस तरह की बातें ना करें ना, यू डोंट नो व्हाट इज वॉर। अल्लाह ना करे कि आप पे कोई जंग आ जाए। हाँ, गौरी आया जय शाहरुज, गौरी आया जय। अब उनको नहीं पता है कि मतलब गौरी के साथ फिर हम हमको भी बांधे ना, फिर आया जय। अब हाँ, अब फाटा वाले इधर आए थे ना, तो वो जब उनके नौरीन जब बच्चे थे ना, जब ऊपर जहाज जाती ना, तो हम तो F-16 जा रही है, ओहो F-16, ओ 17 थंडर है। लेकिन ये जो फाटा के लड़के लड़कियां थी ना, बच्चे, ये बकरियों की तरह चीख रहे थे। तो उन्होंने वहां देखा था कि ये बम भी बरसाते। डोंट डोंट एवर विश फॉर वॉर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? देखो, ये आपसे पूछते हैं, आपने इस लिहाज से, जब पहले उसको डिफाइन करो कि ये है क्या चीज, सही उस पे डिटेल से जो मैंने बात की कि इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है। फिर उसके बाद दूसरा फिक्र ये होता है। काशिफ, यस, यस काशिफ, यू आर राइट। अब जो मैं आपको बताया था ना कि ये नहीं कि 100%, बस कुछ चीजें वो अडॉप्ट करते हैं जो वहां पे पाई जाती। अच्छा, दूसरा आपका क्या है? एक और टॉपिक है ना, फिर बस थोड़ी सी वो गपशप करते हैं, फिर खत्म करते हैं, ठीक है? फिर जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बातें बताई थी, जो मैंने आपको टॉपिक्स लिखवाए थे, वो फिर देख लेना, मैंने सब आपको पढ़ा लिया। और आज के बाद फिर आप पास पेपर्स को भी देखना, ये सारे पास पेपर अब आपको आते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन लाजमन, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको 7 के 7 क्वेश्चन के आंसर आते हैं। वो इक्का दुक्का क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं, और पहले नंबर पे देते भी हैं कि उसकी जो जवाब है ना, उसका जो जवाब है वो किसी भी किताब में नहीं मिलता। और ये वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि 7 में आपने कितने करने हैं, 4 करने हैं, 3 को तो आप इजीली छोड़ सकते हैं। और अभी आप हर पेपर में आपको 3 4 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको 3 क्वेश्चन भी आते हैं ना पेपर में, यू आर द लकी वन। तीसरा बस हाफ आता है 4 5 आर्गूमेंट से, वो तो बीच में आपने वैसे भी छुपाना होता है, चौथा क्वेश्चन। इतनी कि आप अपने घर में बैठे हो और आपने नाश्ता किया और चाय रखी है और अपने टेबल पे बैठे हो और आराम से पेपर हल कर रहे हो। नहीं यार, इट्स अ गेम ऑफ टाइम। ये टाइम यूं भाग रहा होता है, यूं आपसे टाइम भाग रहा होता है। और 35 35 मिनट आपने हर क्वेश्चन को देना। अगर पहले वाले को आपने 45 मिनट्स भी दे दिया, 40 मिनट्स भी दे दिया, खैर है। लेकिन ये जो सेकंड लास्ट है ना, इसको फिर आपने 25 देने होंगे। ये जिस तरह आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये आपको ऐसे बातें लगेंगी, लेकिन उधर आपको समझ आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन के ऊपर आप लगे हो 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम आपने एक क्वेश्चन को दे दिया। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको कितने देंगे, 16 देंगे, 17 देंगे, 18 से ज्यादा तो वो दे भी नहीं सकते, कोई मैथमेटिक्स तो नहीं। लेकिन जो आपने दूसरे क्वेश्चन का टाइम तो भाग किया, उसमें तो आपको 5 6 मार्क्स भी नहीं देंगे। ये अपने जहन में रखो। और आपके पास जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए। हाँ, आपके हॉल में उधर बड़ी घड़ी लगी होगी, लेकिन आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप उसको देख ले। जब आप उस घड़ी को देखते हो ना और फिर पेपर में देखते हो ना, बीच में 10 सेकंड गायब हो जाते हैं, एंड यू नीड दैट 10 seconds, सो यू शुड हैव योर रिस्ट वॉच एवरी मंथ। ठीक है, इट्स ये आपको, आपने टाइम सही मैनेज किया बस। वो फिर नहीं होता आखिर में कि वो उधर से आपको कहते हैं टाइम्स आप यूनिवर्सिटी में लगे होते हैं, सर 1 मिनट, सर प्लीज, बस बस थोड़ा सा। नो, यू कांट डू दैट, दैट्स सीएसएस। ठीक है, पहले से आप टाइम को सही मैनेज करो। और मैं आपको बता रहा था कि पेपर में आपके 7 क्वेश्चन होंगे। अगर आप में 3.5 भी क्वेश्चन आते हैं ना, यू आर द लकी वन। आप कोई अल्लामा इकबाल के औलाद तो नहीं हो कि आपको 100 के 100% सब कुछ आता है।
ठीक है, और 3.5-4 क्वेश्चन आपको लाजमन आते होंगे, वरना अभी आप किसी भी पास पेपर को उठा लें। अब तो फातिमा, इस रास्ते से मैं नहीं गुजरा हूं, सास भी कभी बहू थी ना। तो ये होता है, मैंने देखा। और एक बात और मैं आपको बता दूं ना, ठीक है, अपने अपने माइंड के साथ चले जाओ एग्जाम हॉल में। जब आप सीएसएस जाएंगे ना पहले पेपर में, तो बड़ा ये होगा ना, मतलब वहां पे थ्री इडियट्स के चतुर आए होंगे, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 3 कोटेशंस को याद किए होंगे, 3-4 कोटेशन उनको याद है। प्लीज प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, जो जिसका भी याद। 3-4 कोटेशंस को याद होंगे, और वो इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा होगा, और आप इधर सोचे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है यार, इस बंदे ने तो बहुत पढ़ा है। नेवर डिस्कस योर पेपर विथ एनीवन। ठीक है, पहले ऐसे का पेपर है या इस बार पहले प्रेसी का पेपर है, एक पेपर आप करते हो ना, जैसा भी कर दिया तो आपने कर दिया ना, वो कोई चेंज हो सकता है। लेकिन कोई थ्री इडियट्स का चतर उधर पड़ा होगा, आप कौन सा ऐसे किया भाईजान, ये वाला ऐसा किस तरह किया, ऐसा किया, हाँ हाँ बकवास किया आपने, चवल मारी। अब दूसरा पेपर तो आपका फेल हो गया ना, ऑलरेडी फेल हो गया कि नहीं, यार ये तो मैंने वाकई चवल मारी, हालांकि उसने चवल मारी आपके साथ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, आप उसके पीछे बैठ जाएंगे, सारे एमसीक्यूज उससे करेंगे, जो आपको आते हैं ना वो भी उससे गलत कर रहे हो, क्योंकि उन्हें वो 2-3 कोटेशन से आप बड़े इंप्रेस हो गए। ये होता है, ये मैंने देखे हैं। यू आर द बेस्ट। जो आपके हाल में स्टूडेंट्स है ना, यू आर द बेस्ट वन। ट्रस्ट योर सेल्फ। इंप्रेस हो गए ना, फेल हो गए, लेट मी टेल यू। तो आप कुछ कर सकते हो शरोज। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि देखो, ऐसे ऐसे एक ऐसे आपने स्टार्ट किया, आपने पहले तो आपने पढ़ने होते हैं, ठीक है, हर किसी को पढ़ो, फिर उसमें से 2-3 आप निकाल दे कि ये 2-3 है, फिर उस 2-3 को पढ़ते, फिर वहां से आप एक निकाल देते। अब उस पर आपने लिखना शुरू किया, आपने आउटलाइंस इधर बनाने शुरू किया, आपने इधर इंट्रोडक्शन बनाना शुरू किया, और यहाँ पे आपका 1 घंटा लगा है, और वो जो पेपर है ना वो आपके सामने पड़ा है। 1 घंटा तो आपका गया, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया उस टॉपिक के ऊपर। बस आपने तो वो अब सिर्फ लिखना है 2 घंटे में। इंट्रोडक्शन भी आपका थोड़ा तैयार हो गया, आउटलाइंस भी तैयार हो गए, लेकिन आपकी जो आंखें है ना, ये बड़ी अजीब चीज है, ये उधर पेपर पे पड़ती है। और जो आप टॉपिक लिख रहे हो ना, ये मेरे साथ हुआ है, आपको बता रहा हूं। आपको दूसरा टॉपिक, यार मैं तो इस पे बड़ा अच्छा लिख सकता हूँ, लिख सकते थे, अभी तो 2 घंटे बच गए, अभी इस पे लिखोगे, अब इस पे फिर आउटलाइन बनाएंगे, फिर आपके लिए घंटा आधा घंटा रह जाएगा, फिर आप उसमें आप इतने वर्ड्स के ऐसे लिखोगे। जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया ना, बस वो अपने पेपर पे लिखो, और उस पे शुरू हो जाओ, और जो बाकी क्वेश्चन पेपर है ना, उसको पाड़ दो, जेब में डाल दो, बस पाड़ के जेब में डाल दो। कोई उधर देखने की जरूरत नहीं है, फिर बाकी देखना भी नहीं है, बाहर भी जाके नहीं देखना है आपको, दूसरा ऐसे उधर यार मैं ये ऐसे करता ना यार, तो दूसरी पेपर आपने फेल कर दिया। दूसरी पेपर भी तो आपने करनी है 3 बजे 2 बजे। समझ आ रही है मेरी बात, ये आपको वैसे बातें लगेंगी ना, लेकिन ये है, इसको आपने फॉलो किया ना, यू आर डन। और कोई कोई कयामत तो नहीं, कोई कयामत का हिसाब किताब तो नहीं होगा, आपको वो पढ़ा दूंगा कोई, लेकिन थोड़ा सा आपने जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपका, आप बहुत डरे होंगे, आप बहुत सहमे होंगे, इट्स नेचुरल। उधर उधर वो पता नहीं आप लोग सीएसएस को, मैं भी पता नहीं क्या समझता था सीएसएस पीएमएस को, इतना डरा हुआ, वो उधर पेपर तकसीम कर रहा है, ऐसे का पेपर है, पहला पेपर है, और इधर मैं लगा हूँ, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल कय्यूम ला ताऊजुहु सनतु, मतलब कोई बला आ रही है, जो आप आयतुल कुर्सी पढ़, ये तो हम बला पे पढ़ते, ये तो हम भूत पे पढ़ते, कोई भूत आ रहा है।
और ये जब आप पैनिक होंगे ना, वो सारा आप लोगों ने पढ़ा है यार, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ आपका जो उधर पैनिक नहीं है, जो आप पैनिक हो जाते हो, वो आपको फेल करता है। थोड़ी सी पैनिकनेस तो हर किसी को होती है, मैं मानता ही नहीं हूं, लेकिन जब बहुत ज्यादा आप पैनिक हो जाते हैं, और ये भी आपके साथ होगा कि इधर आप जो है ना आउटलाइंस लिख रहे हो, या इंट्रोडक्शन में हो, या बाड़ी आपने स्टार्ट की, उधर एक लड़की बैठी होगी आपके साथ, ये लड़कियों में ऐसा होता है, सर शीट चाहिए, आप समझ रहे यार मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया कि क्या है, अब वो फेल होगी, लेट मी टेल यू, शी इज गोइंग टू बी फेल वेरी बैडली आउट, क्या कहते हैं उसको, ऑलराउंडर, जिसके 11 पेपर फेल हो जाते हैं, 12 पेपर, ये वही है, लेकिन सर शीट चाहिए, आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रही है। ये तो बिल्कुल प्रेशर आपने नहीं करना। तो ये चीजें आपने नहीं कि बस आराम से बैठ जाए, आराम से अपने लिए टॉपिक चूज करे, उसमें कोई तो आपको आता होगा, कुछ तो आपको आता होगा, सही पढ़े क्या चाहता है, ऐसे क्यों फेल हो जाता है, आप सही अंडरस्टैंड नहीं कर, शेख की तरफ जाओ, आप मगरब की तरफ चले जाते हो, क्यों, बिकॉज यू आर सो मच पैनिक्ड, आपको मशरिक और मगरब का भी समझ नहीं आ रहा था, वरना ये क्या है, ये तो बच्चे को भी समझ आता है। और अगर आपको टॉपिक की समझ आ गई ना, ये तो मुझसे ये चाह रहा है, उस लाइन पे आप 30% भी लिखो ना, 30%, देखो मैं 100% नहीं कह रहा, 30% यू आर पास, सिर्फ उस लाइन पे लिखो जो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है, वही चीज लिखो, ये नहीं कि आपने खुद मतलब निकाल दिया कि ये तो ये चाह रहा है, उस ऐसे को तो बिल्कुल ना करो जो आप उसके बारे में कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या चाह रहा है, और आपको ये पता चल गया ना कि ये चाह रहा है, ये तो ये है, उसके बारे में आपको मतलब कुछ भी आर्गुमेंट्स का पता है, उसके लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, आपके तो आउटलाइंस इंट्रोडक्शन से उसको पता चल गया है कि आपको टॉपिक की समझ आ गई है कि नहीं, उससे आगे तो वो पढ़ेंगे भी नहीं जब तक उसको यहां तक पता चल जाता है कि आपको टॉपिक की समझ आई है। इसी तरह बाकी पेपर्स में भी है, ये शैतान है, ये जो सीएसएस वाले बैठे हैं एग्जामिनर्स, वसवसे डालते हैं, आपके दिलों में वसवसे डालते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं आपको कि आप तो कह रहे हो कि ये, और वो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल उसके अपोजिट बात होती है, नो नासिर, इट्स नॉट नेसेसरी, समझ मेरी बात आ रही है ना, वो आपको पाक अफेयर के क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि जान देखो 17,000 लोग अपियर होता है, होते हैं कि नहीं, 350 लोग पास होते हैं, वो आपको पास करने के लिए बैठे, वो तो आपको फेल करने के लिए बैठे, वो तो आपको फेल करने के बहाने ढूंढेंगे, लेकिन आपने ये टिप्स को फॉलो करते हुए ना, ये रूल्स रेगुलेशंस, ये गेम है, और गेम के उसूल होते हैं, बस ये उसूल है, अब इसको फॉलो किया कर, फिर ये भी नहीं कि आपको बिल्कुल पास नहीं करेंगे, देखो लोग पास भी होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं चीजों को। सो लेट्स कम टू फेडरेशन, फेडरेशन को हम पढ़ ले तो फिर उसके बाद हम, बस फिर मेरा काम खत्म हो गया, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे। फेडरेशन, कोई मुझे बता सकता है एक सेंटेंस में कि व्हाट इज फेडरेशन, क्या होता है इसमें, सबसे बड़ी पहचान क्या है फेडरेशन? यस, रिफत, रिफत ने सही कहा है, बस ठीक है, किसी को स्ट्रांग करे किसी को वीक करे, ये डिफिनेशन नहीं है, ये जो सुनैना, डिवीजन ऑफ पावर, आयशा ने भी सही बात कही, सीदरा ने भी सही बात कही, देखो मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ पावर, हमजा ने भी सही, हमजा ताहिर ने भी सही बात की,
ये जरूरी नहीं है कि फेडरल स्ट्रांग है या वो स्ट्रांग है या वो स्ट्रांग है, लेकिन ये जो मैंने आपको फर्स्ट मैंने पहचान की बात की कि फेडरेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वहां पे पावर की डिवीजन हो चुकी होती है बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स। फेडरेशन के अपोजिट सिस्टम क्या है? इसका अपोजिट क्या है? वो भी आपने पढ़ा है, शाबाश अमान, शाबाश, यूनिटरी है वो। दूसरा, फेडरेशन की पहचान ये है कि यहां पे हमेशा सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट तो यूनिटरी में भी होता है, लंदन में भी सुप्रीम कोर्ट है, यूके में। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी अथॉरिटी होती है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो आपको पता है, मैंने अमेरिकन कोर्ट आपको पढ़ाया है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह पाकिस्तान का कोर्ट भी कर रहा है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा हो। ये भी उसकी पहचान है। फिर फेडरेशन की पहचान क्या है कि फेडरेशन का जो पार्लियामेंट होता है, लेजिस्लेचर होता है, वो हमेशा बाई कैमरल होता है। यूनिटरी कैन बी यूनिकैमरल, कैन बी बाई कैमरल, बट फेडरेशन इज ऑलवेज बाई कैमरल। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किस टाइप ऑफ स्टेट के लिए बाई कैमरल फेडरेशन एसेंशियल है, नेसेसरी है, फेडरल स्टेट। की फेडरेशंस की वो है, मतलब पहचान है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस जस्ट रिमाइंड करना पड़ेगा आपको। अब फेडरेशन के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि ये डाइवर्सिटीज को यूनिफाई करता है। देखो पाकिस्तान टर्की में यूनिटरी चल सकता है, एक कौम है। ईरान में यूनिटरी चल सकता है, एक कौम है, और वहां है भी यूनिटरी। ब्रिटेन में यूनिटरी, फ्रांस में यूनिटरी। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा मल्टी कल्चर एक स्टेट होता है, मल्टी नेशनल एक स्टेट होता है, पाकिस्तान की तरह, इंडिया की तरह, यूएस की तरह, वहां पे यूनिटी नहीं चल सकता। उस डाइवर्सिटीज को कौन सी चीज यूनिफाई करता है? फेडरेशन। हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिफाई किया, फेडरेशन ने यूनिफाई किया है। यूनिटरी सिस्टम पाकिस्तान, इंडिया, एक कल्चर तो नहीं। दूसरा, फेडरेशन का ये देखो कि ये छोटी छोटी जो स्टेट्स नहीं होते, उनको भी स्ट्रेंथन करता है। अगर उस स्टेट को, उस प्रोविंस को, उस फेडरेटिंग यूनिट्स को आप उस फेडरेशन से निकाले ना, तो एक दिन भी सर्वाइव ना करे। फॉर एग्जांपल अमेरिका देखो, अब अमेरिका से रॉड आइलैंड आप निकालें, पेंसिल्वेनिया निकाल दो एक दिन के लिए, मतलब एक हफ्ता भी ये सर्वाइव ना कर। मैसाचुसेट्स को निकाल लें, छोटे छोटे स्टेट है। नेब्रास्का छोटा छोटा स्टेट है, इनसिक्योर, और ये लेकिन वो भी इतने कामयाब है जितना न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं ना, उसको भी स्ट्रेंथ करते हैं, उसको भी स्ट्रांग करते हैं। फिर फेडरेशन में देखो मनमानी नहीं को रोकता है फेडरेशन। एक तो गवर्नमेंट लेवल पे ये कि बाई कैमरा लेजिस्लेचर होता है। अब बाई कैमरा लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बड़ा भाई है, कोई छोटे भाई है। एक बड़ा भाई है पाकिस्तान में, पंजाब, और अगर नेशनल असेंबली फैसले करती ना, तो फिर तो सारे पाकिस्तान में वही फैसले होते जो पंजाब चाहता है, क्योंकि 60% तो मैंने पंजाब की है। क्यों है? क्योंकि 60% आबादी है पंजाब, आबादी के लिहाज से वो। लेकिन आपको तो पता है कि हर लॉ को पाकिस्तान में सेनेट ने भी पास करना होगा, वरना वो लॉ तो पास ही नहीं होता। और सेनेट में तो फिर पंजाब की नहीं चलती,
सेनेट में तो इक्वालिटी, वो तो हर प्रोविंस के 23 सेनेटर है, मैं बता चुका। तो देखो वहां पे हम पंजाब की मनमानी को रोक सकते हैं, इसका फायदा ही। पंजाब अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जिस तरह अमेरिका में ऊपर सेनेट में तो हर किसी के 2-2 सेनेटर थे। एचओआर कुछ भी करे, लेकिन जब तक सेनेट ना करे, वो सेनेट में तो इक्वालिटी है, ये इसलिए रखेगा। और फिर देखो, अगर देखो फेडरल गवर्नमेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पावर को एक्सरसाइज करता है, वहां पे इंक्रोच करने की कोशिश करता है, और द वाइस वर्सा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कौन रोकेगा उसको? आज सेंटर लग गया किसी केपी गवर्नमेंट के पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, कौन रोकेगा उसको? नो, नो शेरूज, कौन रोकेगा? किसी ने तो रोकना है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखो, अगर वो केपी गवर्नमेंट की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, जो कि उसका है नहीं, तो वो किसके खिलाफ जा रहा है? किस चीज को वो वायलेट करने की कोशिश कर रहा है? बताए ना, इतने तो दिमाग खोलो आप लोग भी। कौन सा ला? कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे हम, और कॉन्स्टिट्यूशन को रोकने की भी कौन कौन रोकता है कि नहीं, इधर हाथ नहीं लगाने का, जल जाओगे। वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। आपको चीजें आती है ना, सिर्फ उसको अप्लाई करना। आपने पढ़ी तो है चीजें, मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए आपको आती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये चीजें आपको समझाई। बट डोंट बी गजनी, ठीक है? एक चीज, ये पॉलिटिकल साइंस आपने देख लिया ना, एक एक लेक्चर का दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन कभी आप मत बोलना। तो ये उसके फायदे हैं, फेडरेशन के बड़े फायदे हैं। ये जो दुनिया ग्लोबल स्टेट बन रहा था, ये भी फेडरेशन ने दिखा दी। लेकिन फायदे के साथ साथ नुकसानात भी हैं। फेडरेशन एक वीक स्टेट होता है, ये कलाबाग डैम नहीं बना सकता, क्योंकि आपने सबको साथ लेकर चलना होता है, तो इस तरह तो फैसले नहीं होते, सबको तो आप एग्री नहीं कर सकते। फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो या हार्ड होता है या मॉडरेट होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। उधर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सख्त होता है, नहीं कर सकता। आपने अमेरिका पढ़ा है, तो कभी कभी आपको बहुत बड़ी चीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका को इस चीज की जरूरत है कि वो गन को खत्म करे, जो लोगों के हाथों में गन है, क्योंकि अमेरिका मर रहा है हर रोज। लेकिन अगर गन को वो खत्म करेंगे, तो सेकेंड अमेंडमेंट को खत्म करना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसको ये इजाजत देता है। और अगर अमेंडमेंट को खत्म करेंगे, तो आपको पता है कि 37 स्टेट्स ने एग्री करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो देखो, अब उसको इमरजेंसी तौर पे एक लॉ की बहुत अशद जरूरत है, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका फेडरेशन है। आर्गुमेंट समझ आ रहा है ना? आसान अल्फाजों में आपको समझा रहा हूं। मैं आपको मुश्किल भी कर सकता हूं, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू। फिर फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन में यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज नहीं होते, लॉ यूनिफॉर्म नहीं होते एक स्टेट में। अब देखो, सिंध में आप 18 साल से कम बच्ची के निकाह नहीं कर सकते, ये सिंध में है ये कानून। केपी में कर सकते, पंजाब में कर सकते। पंजाब में आप अपनी बीवी को इस तरह नहीं कह सकते, उधर पे हकूक नस्वा बिल है, केपी में कर सकते, ठीक है? और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसका अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, ये लॉ उसकी अलग है, उसकी अलग है। अब न्यूयॉर्क वाले जब कैलिफोर्निया जाते हैं ना, हालांकि एक ही अमेरिका है, लेकिन उनको लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे मुल्क में आए। वहां पे अजीब ट्रैफिक लॉज, अजीब पुलिस के लॉज, वो लॉ, प्रॉपर्टी लॉज, सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि उन चीजों पे उसी कंसर्न स्टेट ने लेजिस्लेशन करनी है। बहुत सारी चीजों पे हर एक स्टेट ने, अब देखो, किसी किसी स्टेट में गे मैरिज है, किसी स्टेट में नहीं है, अमेरिका में आपको पता। तो ये उसका नुकसान है कि एक मुल्क के रहने वाले लोग हैं, एक स्टेट के रहने वाले लोग हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लॉज को फॉलो कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज नहीं होती। और फिर फेडरेशन में ये जो मैंने आपको बता दिया कि बाई कैमरा लेजिस्लेचर होता है। अब बाई कैमरा लेजिस्लेचर का फायदा तो है, जो मैंने आपको फायदा बता दिया, लेकिन देखो, अगर आप दोनों को इक्वल पावर दे रहे हो, दोनों हाउसेस को एम्पावर कर रहे हो,
या आप ऐसा कर रहे हो, सपोज पहले आप ऐसा कर रहे हो कि यूके की तरह कर रहे हो कि एक हाउस एम्पावर है, दूसरा हाउस, तो दूसरे हाउस को तनख्वाहें क्यों दे रहे हो? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तनख्वाहें कहा रही। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को आज भी आप खत्म करो ना, नथिंग विल हैपन, क्योंकि उसका कोई रोल है ही नहीं, वैसे बैठा है। तो आप वैसे खजाने पे क्यों बोझ डाल रहे हो? और अगर आप दोनों को इक्वल एम्पावर करें, जो अमेरिका में आपने देखा, तो आप डेडलॉक ला रहे हो, कोई लॉ पास नहीं होगा। तो एक पास करेगा, दूसरा ब्लॉक करेगा, एक पास करेगा, दूसरा ब्लॉक करेगा। यस, डेडलॉक आता है, ये भी नुकसान है। फिर जो सबसे बड़ी डिफिनेशन है फेडरेशन की कि वेयर पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स। पावर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी परफेक्ट। दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी। अब आपने मुल्क में नहीं देख रहे हो, एडी ख्वाजा साहब है, ये जो आईजी है, ये सिंध को हुकूमत लगाएगी या सेंटर लगाएगी, सिंध हुकूमत और सेंटर, केपी और सेंटर के, हर रोज ये बात आप नहीं सुनते, क्योंकि दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी परफेक्ट। तो फेडरेशन के अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसानात भी हैं। लेकिन फेडरेशन के साथ आपसे पूछ लेते हैं हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फेडरेशन। कभी कभी ये भी पूछते, 2016 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज फेडरेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फेडरेशन। तो मैं आपको आसान अल्फाजों में आपके लिए इजी कर रहा हूं। आप ऐसा करो ना कि फेडरेशन को यूएसए बना दो, फेडरेशन को यूएसए बना दो, और कॉन्फेडरेशन को ईयू बना दो, यूरोपियन यूनियन। और इन दोनों में आप चेंजेस देखो। फॉर एग्जाम्पल फेडरेशन क्या है? इट्स an organization. Federation is organization of autonomous states. Autonomous states. फिर कन्फेडरेशन क्या है? एसोसिएशन ऑफ सॉवरन स्टेट्स। फर्क है ऑटोनोमस और सॉवरन। सॉवरन तो आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऑटोनोमस में तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस स्टेट्स का। ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन में भी फर्क है। ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन आपस में स्ट्रांग होते हैं, एसोसिएशन के इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस स्टेट्स का, कन्फेडरेशन क्या है? एसोसिएशन है सॉवरन स्टेट्स का। कन्फेडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहा होता है, उसके बीच में बस एक मेयर, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको डील कर रहा हो कन्फेडरेशन को, मेयर जस्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फेडरेशन को कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कर रहा होता है, वो उसको लीड कर रहा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि बस हमने कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्फेडरेशन में आप चाहें तो सेम करेंसी रखो, आप चाहें तो अपनी करेंसी भी रख सकते हो। आपने देख लिया यूरो भी था और पाउंड भी था यूरोपियन यूनियन में। दिस इज नॉट अलाउड इन फेडरेशन। एक ही डॉलर होगा, एक ही रुपया होगा, एक ही वो, दो करेंसीज नहीं होंगे, दो तीन करेंसीज। कॉन्फेडरेशन में एक तो आपकी कंबाइन फोर्स होगा, नेटो, और एक आप अपने मुल्क की भी मिलिट्री रख सकते हो, आर्म फोर्सेस रख सकते हो। देखो यूके की अपनी आर्मी है, रॉयल फोर्सेस, फ्रेंच आर्मी, जर्मन आर्मी, फलां आर्मी, फलां आर्मी, हर किसी की अपनी अपनी आर्मी है। लेकिन क्या आपने पाकिस्तान में सुना कि केपी आर्मी, पंजाब आर्मी? नहीं, एक पाक आर्मी, यूएस आर्मी। ये नहीं कि न्यूयॉर्क आर्मी या कैलिफोर्निया आर्मी, वहां पे आपको इजाजत नहीं। कॉन्फेडरेशन में आप चाहे, एक तो आपकी वो कंबाइंड फॉरेन पॉलिसी होती, ईयू की फॉरेन पॉलिसी। ईयू इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट। दुनिया के 105 कंट्रीज में, 105 स्टेट्स में ईयू के एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान में भी है ईयू का एम्बेसिडर इधर। और आप उसको
को बाईपास करते हुए देखो, हमारे ईयू के साथ अपने रिलेशन है, यूके के साथ अपने रिलेशन है, ईयू के साथ अपने रिलेशन है, जर्मनी के साथ अपने रिलेशन है, ईयू के साथ अपने रिलेशन है, फ्रांस के साथ अपने रिलेशन। लेकिन क्या केपी या पंजाब इस्लामाबाद को बाईपास करते हुए किसी मुल्क के साथ रिलेशन बना सकते हैं? नहीं। क्या न्यूयॉर्क ऐसा कर सकता है? नहीं। फिर ये देखो कि कन्फेडरेशन में आपके पास चॉइस होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, बस आप जब तक खत्म करना चाहते हो खत्म कर सकते, अगर आप निकलना चाहते हो तो निकल सकते। ब्रेक्सिट हो गया ना आपके सामने, ब्रेक्सिट को आपने देख लिया, यूके चला गया और किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, उसने बस खत्म कर। लेकिन क्या बलूचिस्तान आपसे जा सकता है? क्या आप उसको ये इजाजत, क्या नहीं हो यार को अमेरिका इजाजत देगा कि वो अपना स्टेट बनाए, या कैलिफोर्निया को इजाजत देगा कि वो सिर्फ ये हम बलूचिस्तान के साथ नहीं कर रहे, कोई भी दुनिया का फेडरेशन ये इजाजत नहीं, इंडिया किसी को इजाजत देगा कि अपना स्टेट बनाए? पता चल रहा है ना? दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्फेडरेशन। मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया कि ये दो है, इन दो का आपस में रिलेशन है। क्या चल रहा है कमेंट्स में? पुलिस प्रोविंशियल है। हाँ, जो आईजी होता है ना उसकी वो करता है, फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। लेकिन वैसे तो ये चीफ मिनिस्टर को चीफ सेक्रेटरी हाथ तक गया। ठीक है, वो बस थोड़ा सा ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक के बाद आगे फिर पेपर के बारे में आपको बताऊं, 2-3 बातें करके ना फिर खत्म करते हैं, ठीक है? आप आज ज्यादा ब्रेक ना करें, बस 7:40 तक करें, 7:40 तक ब्रेक करें, फिर उसके बाद थोड़ा के ना 8 बजे तक हम पढ़ेंगे। यस, यस, जिस तरह हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स को उसामा प्रोविंस बोलते हैं, अमेरिका में फेडरेटिंग यूनिट को स्टेट बोलते हैं, और एक स्टेट तो एक मुल्क एक स्टेट होता है ना, वो तो कुछ और चीज। सी यू एट 7:40।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोऑर्डिनेटर मुझे ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब आप उसके बाद जो पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, स्टेट आप जरूर पढ़ेंगे, स्टेट।
फिर स्टेट के कंपोनेंट्स में सॉवरेंटी को आप जरूर पढ़ेंगे डिफरेंट एंगल से, जो हमने पढ़ा था, ट्राइब्स, एट्रीब्यूट्स, क्रिटिसिज्म। यस, जो मैंने आपको जिस तरह पढ़ा है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से असद नोट्स में है। सॉवरेंटी, फिर ये जो चीजें ना ये आपको वैसे आनी चाहिए, लिबर्टी क्या है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स क्या है, ये चीज आपको आनी चाहिए। टेररिज्म क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट क्या है, इसके ऊपर तो आपने ऐसे भी लिखना होता है, वीमेन एम्पावरमेंट। तो वो चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाजमन आता है, ये तो बस कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको आनी चाहिए। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कल्चर एंड डेवलपमेंट, ये तीनों में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डेवलपमेंट में वो मैं आपको वो आमंड की मैंने आपको वो मॉडल समझाया, गैब्रियल आमंड की। उसके बाद जो पार्टिसिपेशन वाला चैप्टर है, पब्लिक ओपिनियन लाजमन पढ़े। पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, एक और भी छोटी चीज वहां पे पढ़ ले, प्रोपेगेंडा। आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो इतना मुश्किल है, सिर्फ प्रोपेगेंडा। और फिर ये लेजिस्लेचर तो आपने पढ़ा है कि लेजिस्लेचर क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी आपने देख लिया, यूनिकैमरल भी देख लिया, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव भी देख लिया, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी देख लिया, प्रेसिडेंट का कैबिनेट भी आपने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट भी देख लिया। और उसके बाद आपकी जो आइडियोलॉजीज है, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म है, ये तीनों एक ही। फाशिज्म, फाशिज्म जो है ना वो टोटलिटेरियनिज्म भी। और इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो मैंने आपको हेडिंग्स लिखवाया थे। दैट्स योर पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड में आपका जो फोकस होगा ना, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इन मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशन से आपने 2 क्वेश्चन लाजमन करने होते हैं, लेकिन अगर आप इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े तो वहां से 2 क्वेश्चन आपको लाजमन ऐसे आएंगे जो इन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं। पाकिस्तान मैंने आपको नहीं पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो जफर नकवी साहब ने पढ़ा है। लेकिन यूके और यूएसए ये तो हमने डिटेल से पढ़े, ठीक है, उसके क्वेश्चन को हमने वो डी। फिर इंडिया से आप उसी तरह जो उसके पार्लियामेंट है वो भी हमने पढ़ा है। इंडिया को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि वो फेडरेशन है या यूनिटरी है, वो असल में यूनिटरी है। पाकिस्तान भी असल में यूनिटरी है। और उसके बाद चाइना का अगर आता है तो चाइना में देखो आपने क्या पढ़ना है, नेशनल पीपल कांग्रेस पढ़े, उसका पार्लियामेंट। शार्ट जो नो शार्ट नोट, उसके लिए आप स्टैंडिंग कमेटीज पढ़ो, जो मैंने आपको समझाया है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, इसलिए आपको पता। वो एक चीज मैंने चाइना में नहीं पढ़ाई, वो चूंकि इतना इजी है कि आप एक दफा देख के उसको समझ सकते हो। कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपने थोड़ा खुद देखना होता है, एक एक चीज आप खुद भी देखना। टर्की पे क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये जो उनके मिलिट्री है, आर्मी है, मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद जो उसमें चेंजेस आ गए कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर रिफरेंडम, वो चीज तैयार करें। प्रेसिडेंट सॉरी प्रिपेयर करने होंगे, एक सुप्रीम लीडर, उसको तैयार करो, सुप्रीम लीडर को। और दूसरा गार्डियन काउंसिल, जो मैंने आपको एक इदारा समझाया था, 12 मेंबर्स है, 6 सेलेक्ट होते हैं, 6 इस तरह सेलेक्ट होते हैं, 6 इस तरह सेलेक्ट, वो चीज पढ़ो। फिर मलेशिया, जर्मनी, ये जो चीजें ना, फॉर द सेक ऑफ फ्रांस, फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज तैयार कर, इसके कितने मेंबर्स हैं, कि पार्लियामेंट के क्या नाम है, और ये एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। फोकस आपका सिर्फ उन 3 कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा होगा, 70% फोकस आपका उन पे होगा, पाकिस्तान, यूके, यूएस। ये जो बाकी ना, इसको 30% फोकस पे आप रख लें। बाकी देखो आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए, रीजनल इंटर
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे ने डाले, उससे नोट्स भी ले ले। आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी पढ़ ली, सरफरीद ने समझाई आपको। बस लास्ट मिनट इंटीग्रेशन नहीं है, रीजनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, सार्क, एससीओ, ये आपको एक स्पेशलिस्ट ने पढ़ाया है, सरफराज अंसारी साहब ने पढ़ाया होगा या असद ने पढ़ाया हो, असद साहब ने पढ़ाया हो, किसी ने तो पढ़ा। उसके बाद आपकी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, 3-4 लेक्चर सिर्फ एहसान करीम साहब के पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पे लगते, उसको आप पढ़े, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। और उसके बाद पाकिस्तान जो आप पाक फेयर के लिए तैयार करते हो, पाकिस्तान मूवमेंट, ये जो चीजें हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। मुस्लिम नेशनलिज्म, राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आपको सर अली ने पढ़ाए होंगे या अबू बखील साहब ने पढ़ाए होंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, अब आप वो सारी चीजें वो नोट कर लें, वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। मैंने आपको कहा था कि 12-13 लेक्चर होंगे हमारे, इसमें मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। और मैंने आपसे एक बात कही थी पहले दिन पे कि पॉलिटिकल साइंस इजी है, मेरे और अगर निकले तो आखिरी दिन पे मेरे मुंह पे कहे कि सर आप झूठ बोल रहे थे। क्या मैं झूठ बोल रहा था? क्या आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आया? क्या इसमें कोई रट्टे आपको लगे कि ये कोई रट्टे वाला सब्जेक्ट? ना ले, देखो इसमें आपने हर तरह की चीज पढ़ ली। जो मैंने आपको कहा ना कि आपके थोड़ी सी आर्गुमेंट को बिल्डअप करेगा, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल बनाएगा। यू आर नाउ बट यू डोंट नो। आपने बहुत सारा तरह तरह की चीजें पढ़ ली, आपको समझ आ चीजों की आ गई। शकी मिजाज बनाया। क्रिटिकल बंदा क्या होता है? वो शकी मिजाज होता है, शक करता है चीजों पे, और आपको मैंने शकी मिजाज बना दिया। और अभी आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, इसके ऊपर तैयारी करें। ये आपको डीएमजी वगैरह में पहुंचाता है ये सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट गिर जाता है और ये हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, इसके साथ आप आधे सीएसएस को इसके अंदर, या आधा सीएसएस तो आपका प्रिपेयर होता है अगर आप इसको सही पढ़ो। ये सारे आपके पाक अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, और सोशियोलॉजी और यूएस हिस्ट्री है और यूरोपियन हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या है इसमें। ये तो बजाते खुद एक सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो बाकी सारे आपके जो सीएसएस के सब्जेक्ट है ना, उनको मिला के ये सब्जेक्ट बनाया गया। ये तो आपने वैसे भी पढ़ना था ये चीजें। सिर्फ अगर मैं एक दो फिलासफर आपकी देखे, आप लोग बहुत अच्छे, ठीक है। और हम ये नहीं कि बस आज हमने खत्म किया तो आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। आप, मैं नोवा आता हूँ, आता जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते। ठीक है, कोई भी अब मेरे साथ अगर आपको मसला है तो आप मेरे साथ, उधर मैं इस्लामाबाद ही रहता हूँ। आज मैं इधर बन्नू आया हूँ, उधर, वरना उधर मैं इस्लामाबाद ही रहता हूँ। तो आप मेरे साथ इस्लामाबाद का जो ब्रांच, आप टाइम निकाल के मेरे साथ फिर मिल सकते हो। ठीक है, मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ना है जब तक मैं आपको सीएसए ना पहुंचा दूं। उसके बाद फिर आपने मेरा हाथ छोड़ना है, मुझे पता है। ठीक है, फिर हम अपने स्टूडेंट को मैसेज, वहां पे सीन आ जाता है ना कि सीन, लेकिन ये भी फिर आप लोग नहीं करते ना कि थैंक यू सर, इसमें आपका भी कुछ तो था, आटे में नमक के बराबर था लेकिन कुछ तो था। अब देखो, आप लोग मतलब इंशाल्लाह कर पाओगे। ठीक है, ये जो करते हैं ना, ये भी आसमान से नहीं उतरे, आपकी तरह बंदे होते हैं। बस जस्ट थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो। नहीं कि आज आपने 20 घंटे स्टडी की, कल आपने, फायदा नहीं है। 4-5 घंटे स्टडी करो, लेकिन हर रोज करो। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम दे दो। इतना पढ़ो कि रात को जब आप सोएंगे ना, किसी किसी को अभी भी अब्बू खर्चा बेच रहा होगा ना, तो आप अपने दिल में ये कहेंगे, यार जो अब्बू के आज पैसे मैंने खाए ना, वो आज मैंने हलाल कर दिए। ये आपके जहन में सोच होना चाहिए जब रात को आप सोते हो। इंशाल्लाह आप बैठोगे, और जब आप एलोकेट हो जाए ना, होंगे आप, आपसे बहुत कमतर लोग हमने देखे हैं कि हुए।
तो कभी अपने आप को ये मत बोलना कि जब आप इधर तक आए ना, नोवा तक आए थे, जो आपको तो ये कौन आपको लेकर आया था? आपके वालिदैन थे ना, आपके वालिदैन थे ना। और मैंने ऐसे सीएसपीज़ को भी देखा है कि जब एक बार यहाँ पे से, तो मैं तो कहता हूँ कि फिर ना बनो। फिर आप बोलते हो जिनकी वजह से आप हो आज, तो फिर तो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना स्टेटस खो जाते हो, कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ से आए थे। ठीक है? बी हम्बल, बी डाउनट्रॉडन, you will never be disappointed, you will never be distracted. ठीक है? और इंशाल्लाह मेरी आपको दुआएँ हैं। बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ा के, यू पीपल वर रियली कोऑपरेटिव। और मैंने आपके ऊपर गुस्से किए हैं, लेकिन मैंने गुस्से इसलिए करता ताकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूँ, ताकि मैं आपको बहुत कुछ टाइम में बहुत सारा पढ़ा सकूँ। इसलिए आपको किया मैंने। लेकिन ये नहीं कि आपने फिर देख भी लिया कि मैं दिल से इस तरह बंदा नहीं हूँ कि खामख़ा मैं गुस्सा करूँ। ठीक है? और बस आप भी मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखता हूँ, इंशाल्लाह आप होंगे, ठीक है? मतलब कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहनत ना, ये नहीं कि आप मेहनत के बगैर आप होपफुल हो, तो दैट्स मेहनत करो और होपफुल रहो, इंशाल्लाह आप हो जाएँगे, ठीक है? और बस और मैं मेरे पास तो कुछ इस तरह कहने को है नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा। आप भी मुझे दुआओं में याद रखें, और बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ा के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं हर वक़्त मौजूद हूँ आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो कभी फिज़िकल भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।